नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सदन की अवधि बढ़ी, सवालों की लगी झड़ी। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित रजत जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्षी विधायकों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध के चलते विशेष सत्र की अवधि को 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी कि विशेष सत्र में आज 5 नवंबर को भी सभी विधायकों को सुना जाएगा। साथ ही आज सरकार सत्र समाप्ति से पहले सभी पहलुओं पर जवाब भी देगी। लेकिन कल दूसरे दिन चले विशेष सत्र के दौरान विपक्ष ने मूल निवास, स्थायी राजधानी, गैरसैंण, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी व्यवस्थाओं पर सवाल दागे हैं। नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के विधायक यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य निर्माण के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां आज भी बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर राज्य के भविष्य का ठोस रोड मैप तैयार करना होगा। ये समय आत्ममंथन का है, आत्म प्रशंसा का नहीं। जनता हमसे जवाब चाहती है। साथ ही अन्य विधायक, साथी सत्ताधारी विधायकों ने भी जमकर कई मुद्दों को लेकर बहस में चर्चा की। आपको बता दें, इस पर जमकर बहस की। आज हम इसी अहम विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पक्ष और विपक्ष के नेताओं की बातें सुनवा देते हैं। हमें इन 25 सालों की यात्रा में जो हमारे अनुभव रहे हैं, जो उपलब्धियां रही हैं, कहीं ना कहीं उनका हमें विश्वास करके आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लोगों ने वहां पर अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेकर हमको आगे बढ़ना। गैरसैंण की स्थापना किसने की? हमने तो जब पहली गवर्नमेंट बनी 2012 में, तो हमने वहां पर टेंट में सत्र का शुभारंभ किया, टेंट में। और जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उस दौर में गैरसैंण के राजधानी के भवन के निर्माण के लिए धनराशि हमने अवमुक्त की, जो 2024-25 का बजट है। उसमें आप देखिए कि गैरसैंण के लिए कितनी धनराशि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने स्वीकृति दी है। जो कहते थे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, जो कहते थे कि 25,000 करोड़ रुपया गैरसैंण में खर्च करेंगे, तो गैरसैंण भारतीय जनता पार्टी सरकार के गैर हो गया है। देखिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार कल जवाब देगी सारी बातों का, लेकिन क्योंकि आज ये रजत जयंती को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया, सभी सदस्यों की उत्सुकता है बोलने की 25 वर्ष की यात्रा पे और अपने क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उसके बारे में बोलने की, उसको देखते हुए कार्य मंत्रणा की बैठक करने के बाद सदन को 1 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। मूल निवास की तो ठोस नीति ही है। अगर मूल निवास से किसी को नुकसान हो रहा था, वो हरिद्वार की जनता है, वो धोमसी नगर की जनता है। यहाँ बेवजह की बातों का हो हल्ला मचाना, कभी मूल निवास के नाम पर, कभी डेमोग्राफी के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर, तो वो इस सदन के लिए उचित नहीं है। एक माननीय सदस्य ने नित्यानंद स्वामी के बारे में बोल दिया। मैं भी एक बार मिला हूँ उनसे, बहुत ही शालीन और गजब के इंसान थे। आज वो नहीं है, उनके विषय में बोलना कोई भी आकर के बोल देगा, मैं समझता हूँ गलत बात है। देखिए, विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 वर्ष कैसे हों, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर को हम रजत जयंती पूरी करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में
आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। एक बच्चों के स्कूल में जितना बड़ा कमरा होता है उतने बड़े कमरे से आप सदन चला रहे हैं। जिस राज्य में 25 सालों में आप एक स्थायी राजधानी नहीं दे सकते, आप उस राज्य के लिए 25 सालों में आगामी रोड मैप कैसे बना सकते हैं? इस उत्तराखंड की चिंता की है, पीड़ा की उनको पीड़ा है कि इस उत्तराखंड को जिस तरीके से अभी तक माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड चौमुखी विकास कर रहा है, उसके लिए सभी जो 70 के 70 विधायक हैं वो क्या अपना जो है योगदान दे सकते हैं, क्या विशेष जो है सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए ये विशेष सत्र जो है आहूत किया गया। और इस विशेष सत्र पे हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी भी कल उत्तराखंड की राजधानी आई तो उन्होंने संबोधित भी किया और अपने संबोधन में उन्होंने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री की कार्यों की सराहना भी की और साथ साथ सभी विधायकों के कर्तव्यों और उनकी जो है ड्यूटी के बारे में भी उन्होंने कहा कि एक विधायक की कर्तव्य उसके क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों से भी अवगत कराया। देखिए, आज भी कहने में बहुत अच्छा लगता है सशक्त महिला, लेकिन आज भी जो स्थिति है महिलाओं की बहुत बुरी हालत में है। हमें एक तरफ तो कहते हुए हर्ष होता है कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीत करके पूरे देश में बेटियों ने पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन आज महिला अकेली नहीं जा सकती। सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैंने पिछली बार भी सदन में कहा था कि महिला थानों का निर्माण किया जाए, महिला थाने बनाए जाए, जिससे कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए और मजबूती से कार्य कर सकें। और आज देखिए आप, महिलाओं का टेक होम राशन का महिला बाल विकास में जिम्मेदारी महिलाओं पर थी, लेकिन उनसे हटा करके निजी हाथों में सौंप दिया गया है। तो महिलाओं को कहाँ मजबूत करने की बात ये सरकार कर रही है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में और मजबूती से कार्य करने चाहिए। तो उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा। 25 वर्षों की यात्रा उत्तराखंड की हो चुकी है और इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और क्या क्या चुनौतियां अभी तक उत्तराखंड के सामने रही हैं और आने वाले समय का जो रोड मैप है वो जो है जनता के सामने वो जो है उस पर मंथन करने का समय है। हमारे साथ इस खास विषय पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सतबीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीनाक्षी घिल्डियाल, महामंत्री यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें SN सचान, राष्ट्रीय महासचिव सपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए सतबीर सिंह चौहान जी, आप एक तरफ सरकार उपलब्धियां गिना रही है, किस तरीके से 25 वर्षों में तमाम जो ऐसे कार्य जो हुए हैं, जो 2 दिन का सत्र किया गया जी, और जब विपक्ष का दबाव आया तो इन्होंने बढ़ाकर 1 दिन और बढ़ा दिया, जो कि पर्याप्त नहीं है। 1 दिन आप देखिए महामहिम राष्ट्रपति के स्वागत में उनके भाषण में निकल गया। दूसरी तरफ सभी जो है विपक्ष के मतलब विपक्ष ने हर व्यक्ति ने अपनी समस्याएं बताई सदन में ये चर्चा। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए 1 और दिन पर्याप्त नहीं है। कम से कम 1 हफ्ते का सदन चलना चाहिए। शायद मंजू जी शायद इस स्थिति को समझते हुए 1 दिन अतिरिक्त बढ़ाया गया है सत्र में। 1 दिन अतिरिक्त से क्या होगा? वही बात है ना, जैसे मोदी जी आए और राहत पैकेज जो है ऊंट के मुंह में जीरा डाल के चले गए, वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। अगर उनको विशेष लगाओ, अभी हमारे मंजू जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है मंजू जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब सामान्य रूप से जब सत्र चलते हैं उस दौरान विपक्ष अपनी बात नहीं रखता है, उस दौरान सिर्फ विरोध करता है। अब जबकि राज्य स्थापना के 25 वर्ष पर यह विशेष सत्र का आयोजन किया गया, इस पर सिर्फ मंथन होना चाहिए 25 वर्ष की, तब आप कह रहे हैं कि समय कम है, हम तमाम समस्याएं रखेंगे। आपने देखा नहीं कि किस तरह से हमारे नेताओं ने जो है पूरी समस्याएं बताई हैं सदन में, चाहे वो हमारे नेता उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हो, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हो, चाहे सुमित्रा देश जी हो, जो भी जितने विधायक हैं उन्होंने, चाहे हमारी ममता राकेश दीदी हो, जितने भी विधायक हमारे रहे, सबने जो है किस तरह से
समस्याएं बताई। और जहां तक बात है इन्होंने कि अभी हमारे भाई कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उत्तराखंड से अगर विशेष लगाव होता तो उसके लिए कुछ सोचते। इतनी बड़ी आपदा आई, जान माल की इतनी हानि हुई, और क्या थराली हुआ, हमारे गांव के गांव बह गए, और करोड़ों रुपए लगा के जो रजत जयंती बनाई जा रही है, क्या उन परिवारों को नहीं दिया चाहिए था? ये पहली बात। दूसरी बात जो है, हमारे जो है कि ये परिपक्व तो हो गया। अभी कहने लगे कि हमारे जो विकास क्या हुआ। अरे भाई, विकास तो कांग्रेस राज में ही सबसे ज्यादा हुआ। ऐसे ही नहीं, हमारे पूर्व स्वर्गीय जो है मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी विकास पुरुष ऐसे ही नहीं कहलाए। बड़ी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार से संबंध बैठाकर उन्होंने जो है इस देश, इस राज्य में जो भी तरक्की की गई, जो भी रोड मैप तैयार किया गया, जो भी योजनाएं लाई गई, वो स्वर्गीय मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी के नाम से लाई। चाहे वो सिडकुल हो, चाहे वो जो भी हो, अस्पताल हो, चाहे इनकी तरफ बेचने का काम नहीं करती है। हाँ, ये जो है बड़े बड़े ठेके जरूर इस सरकार में दिए जाते हैं, बिल्डिंग खरीद कर दी जाती है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर मूलभूत समस्याएं नहीं सॉल्व की जाती है। चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो सैनिकों की समस्या हो, इनके यहाँ समस्याएं नहीं शुरू की जाती है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ गुजरातियों को, वो जो दो मित्र हैं, वो सिर्फ गुजरातियों को, ठीक है गुजरातियों को बड़े बड़े ठेके, चाहे मंजू जी आपकी बात आ गई। सतबीर जी आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं और ब्रेक के बाद इस खास विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ एसएन सचान साहब जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी से। सचान साहब, इन 25 वर्षों की उपलब्धि पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या जनता को ये 25 साल की उपलब्धियां महसूस हो रही हैं, जो उपलब्धियां उत्तराखंड को हासिल हुई हैं, और आगे के जो 25 साल के रोड मैप की बात की जा रही है, आगे के 25 साल का रोड मैप कैसा होना चाहिए? क्योंकि आप समय समय पर पलायन और तमाम ऐसे मुद्दों पर मुखर तौर पर बोलते रहे हैं। आने वाले समय में 25 साल का जो रोड मैप बताया जा रहा है, ये रोड मैप साल दर साल होना चाहिए या 25 साल का बताया जा रहा है, ये ठीक है? देखिए, उत्तराखंड 25 वर्ष का हो गया है, और इन 25 वर्षों में पहले तो मैं उत्तराखंड की उपलब्धियां बता दूं। एक एक चैप्टर लूंगा। पहले लूंगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जब चरम सीमा पर, और भ्रष्टाचार का मिनी प्रयोगशाला उत्तराखंड को यहाँ की सरकारों ने बना दिया जी। मुझे आपत्ति है शब्द खंडूरी, ठीक है, आएंगे सतबीर जी, आएंगे। मुख्यमंत्री बने थे, जब खंडूरी जी बने थे, उन्होंने तिवारी जी के समय के भ्रष्टाचार के लिए एक जांच के लिए एक आयोग बनाया। उसका नाम था, एक आयोग बनाया था उन्होंने, भाटी आयोग था वो, ठीक है। उसके बाद बहुगुणा जी आए, बहुगुणा जी ने भी एक आयोग बनाया खंडूरी जी के जमाने के भ्रष्टाचार की जांच के लिए, त्रिपाठी आयोग। और दोनों आयोगों की रिपोर्ट सदन में आज तक नहीं रखी गई। शुरुआत वहां से होती है। उसके बाद जब हरीश रावत जी आए जी, उन्होंने कोई आयोग नहीं बनाया, बल्कि तो बनाना चाहिए था। उनके ही कार्यकाल में आपदा आई थी, उसमें जो कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री जो आजकल बीजेपी में है, उनका जो भ्रष्टाचार था केदारनाथ आपदा में, उस पर एक आयोग बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया जी। उसके बाद आते हैं, फिर बीजेपी की सरकार आती है, 2-3 मुख्यमंत्री बदलते हैं, कोई आयोग इस वजह से नहीं बनाया गया। नहीं सचान साहब, अगर हम एक एक विषय पर इतना डीपली जाएंगे तो समय, मुझे लगता है लंबा समय हो जाएगा। इन 25 वर्षों की यात्रा में आप
ने क्या अनुभव किया है? सरकार की दिशा ठीक है और आने वाले जो 25 वर्षों का जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? बताता हूँ, अगर यहाँ की सरकारें चाहें तो सबसे पहला रोड बेरोजगारी दूर करने के लिए जो जितने भी पर्वतीय जनपद हैं जी वहां पर एक एक मिनी शेड्यूल खोला जाए और उन मिनी शेड्यूल में पर्यावरण जिसमें प्रभावित न हो वो वहां पर फैक्ट्रियां छोटी छोटी लगाई जाएं। जी मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम छोटे छोटे उद्योग पर्वतीय क्षेत्र में नहीं लगाएंगे और सरकार इस पर विचार करे, ये मेरा सुझाव है। जी दूसरा सुझाव है, जो बड़ी परियोजनाएं जितनी भी यहाँ आ रही हैं जी उनका EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता है। अभी रेल की बात हमारे बीजेपी के साथी कर रहे थे, इसका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया और परियोजना शुरू हो गई। आप जितने भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आए या चल रहे हैं उसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है जी। इसके साथ साथ अब आ जाइए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे पहले जो PP मोड पर जो भी हमारे अस्पताल दिए गए हैं उनको सरकार अपने अंडर में ले और एक समुचित व्यवस्था सक्षम डॉक्टरों की सभी अस्पतालों में और इवन मेडिकल कॉलेज में जी कराए। इसी तरीके से अब शिक्षा आ जाइए, शिक्षा का भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। धन सिंह रावत जी कहते हैं कि हमने शिक्षा का हब बना दिया। एक और बात आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब भी उत्तराखंड के जो कॉलेजेस जी और जो विश्वविद्यालय हैं, सेंटर विश्वविद्यालय को छोड़ करके जी उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुरूप चल रहे हैं। ठीक है। 25 सालों में हम अपना एक अधिनियम नहीं बना पाए। धन सिंह रावत ने कहा कि हम अम्ब्रेला एक्ट ला रहे हैं। अम्ब्रेला एक्ट में इतनी कमियां थी कि वो राज्य भवन में पड़ा है। ठीक है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बताना चाहता हूँ रोड मैप के लिए जी, मंडल आयोग जब बना था 79 में 79 में तो उसने पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा नहीं किया जी, और यहाँ पर शिल्पकार को और ये शेड्यूल ट्राइब को उनको आरक्षण दिया जाता है। बचते हैं केवल काश्तकार। काश्तकार में आते हैं ब्राह्मण और राजपूत। ये सामाजिक रूप से जो भी पिछड़े हों उनको मंडल आयोग की परिधि में ला करके इसके लिए सुझाव क्या है मेरा ये सुन लीजिए। ठीक है जी। इस सदन में जो चल रहा है सदन एक प्रस्ताव पारित करे कि केंद्र का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उत्तराखंड को उन मानकों पर अध्ययन करे जो बिल्कुल इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है और कहीं ना कहीं सुझाव, ये जो आपके सुझाव महत्वपूर्ण सुझाव हैं और इन सुझावों को मैं आ रहा हूं सचान साहब, अन्य लोगों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ मीनाक्षी गिल्डियाल जी भी चर्चा में जुड़ी हुई है। मीनाक्षी जी, एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो जो सत्ता पक्ष है उसकी कमियों को उजागर करे और जो सुझाव है जो उसके पास बेहतर सुझाव हो वो सुझाव दे। ये जो 25 साल की यात्रा है इसको आप कैसे देखती हैं? कैसी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस सरकार की रही हो, और आने वाले जो 25 सालों के लिए सुझाव आपके? मैंने जो सुझाव दिए सचान साहब आएंगे, सचान साहब आ रहे हैं, दोबारा से आएंगे। मीनाक्षी जी को भी शामिल कर लेते हैं। देखिए, अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें और 25 वर्ष बीतने के बाद आज जो पहाड़ की स्थिति है उससे हम पता लगा सकते हैं कि आज ये जो हमारी सरकारें रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, वो कितनी सही दिशा में थी। आज पूरा पहाड़ खाली हो चुका है, खेती वहां पे बंजर है, वहां पे लोग जो वहां के रचे बसे लोग हैं, वहां के जहां पैदा हुए लोग हैं वो वहां रहने को तैयार नहीं है। वहां पे जो महिलाएं किसी मजबूरी वश अगर रह भी रहे हैं तो उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पे उपलब्ध नहीं है। ये है उस पहाड़ की सच्चाई। और आज आप देखेंगे कि मतलब दुख भी होता है कि 25 वर्ष होने के बाद विधानसभा में हमारे वो नेता
अपने आप से सवाल करने की बजाय सवाल कर रहे हैं, खुद सत्ता में होने के बाद सवाल कर रहे हैं कि मूल निवास कहाँ गया, क्यों नहीं गैरसैंण राजधानी बनी। आखिर ये सारे सवाल मुझे समझ नहीं आया कि किससे कर रहे हैं। क्या जनता ने ये सब काम करने थे क्या? जी काम तो इन्हीं लोगों ने करने थे जो विधानसभा में पहुंचे हैं। लेकिन आप देखिए कि आज 25 साल के बाद इन्हें याद आ रहा है कि ये राज्य किस लिए इस राज्य का निर्माण हुआ था। इस राज्य का निर्माण अगर आप देखें तो इसका निर्माण क्योंकि इसकी भौगोलिक और सामाजिक और भाषाई संस्कृति जो थी वो बिल्कुल अलग थी। इस कारण एक अलग उत्तराखंड राज्य की मांग जो है वो चली थी, जिसकी वजह से 42 शहादतें भी हुई थी। लेकिन आज आप देखिए कितना अच्छा जवाब जो है वो जो बसपा के विधायक हैं उन्होंने इन पहाड़ी, जो अपने आप को पहाड़ी कहने वाले नेता हैं, जिन्होंने पहाड़ को हमेशा उपेक्षित रखा, पहाड़ की कभी बात नहीं की, उन लोगों को इतना बढ़िया जवाब दिया कि आप लोग पहाड़ के विधायक होने के बाद आप देहरादून में बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, ये इनके लिए आई ओपनर है कि जिस पहाड़ी राज्य के लिए, जिन पहाड़ी इलाकों के लिए ये लोग विधायक बन के आए थे, वहां पर इन्होंने उपेक्षा की है। वहां मतलब उन लोगों ने कभी उधर की बात ही नहीं की है। अभी सत्यवीर जी कह रहे थे कि वहां पे हमने रेल पहुंचा दी, सड़क पहुंचा दी। तो सत्यवीर जी को बताना चाहूंगी कि सिर्फ सड़क पहुंचाने के लिए और रेल पहुंचाने के लिए ये राज्य नहीं बना था। देखना पड़ेगा कि वो सड़क पहुंचाने से कितना रोजगार उत्पन्न हो रहा है, ये देखना पड़ेगा कि कितना पलायन कम हुआ है, ये देखना पड़ेगा कि वहां बाघ भालुओं के क्या हमले खत्म हुए, क्या कृषि वहां पे बढ़ी। आखिर में इन सवालों के जवाब जो हैं अभी तक अछूते हैं। और सिर्फ सड़क और रेल की बात कर देने से विकास नहीं बोलेंगे। इस पहाड़ी राज्य का विकास, इसका मैं मानती हूँ कि इसका विकास करना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन उस जटिल प्रक्रिया को करने के लिए 25 साल बहुत होते हैं। और उस जटिल प्रक्रिया को करने के लिए नियत की जरूरत होती है, जो इन सरकारों के पास हमने नहीं देखी। आज इन्हें अपना जो कुर्सियां हैं वो हिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये आज सारे एक एक बारी बारी से उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से करता है। ठीक है मीनाक्षी जी, उत्तराखंड के लिए जो रोड मैप यूकेडी ने तैयार किया था, आज ये सारे एक एक करके उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप राणा जी, विशेष सत्र का आयोजन जिसमें एक दिन बढ़ाया गया है, और ये सत्र जैसे बढ़ाया गया वैसे वैसे सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और आज जो है, आज विपक्ष को सुना जाएगा और उसका जवाब भी सरकार को देना होगा। 25 वर्षों की यात्रा का रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड मना रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आत्ममंथन का समय है, ये आत्म प्रशंसा का समय नहीं है। इस वाक्य को आप कैसे देखते हैं विपक्ष के? और दूसरी तरफ जो इस 25 वर्ष की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? आने वाले समय के लिए जो रोड मैप की बात कही जा रही है उस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, ये जो विशेष सत्र का आयोजन किया गया है जी, ये मेरे ही नहीं, इस प्रदेश के किसी भी नागरिक की समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 दिवसीय जो सत्र है, जो आज तीसरे दिन भी चल रहा है जी, इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है। क्योंकि ना तो वहां कोई सवाल लगे हैं जनता के, ठीक है। हाँ, इतना जरूर है कि वहां जो लोग चुन के गए हैं वो लोग आपस में जरूर बात कर रहे हैं, एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हुए भी, कि भाई हम उत्तराखंड की जनता के झंडे बरदार हैं और हमने जो है हम आपके मुद्दों को उठा रहे हैं, हमें आपकी चिंता है, यही वहां दिखाई दे रहा है। लेकिन कुलदीप जी, माफी चाहते हैं, मैं अगर उत्तराखंड अगर हम जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, लेकिन इन विधायकों को जो चुन के गए हैं वो तो जनता के सवाल को ही लेके वहां पर सदन में गए होंगे। जी जी, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये विशेष सत्र, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद तो शीतकालीन सत्र आने वाला है, ठीक है, जिसमें जनता से जुड़े हुए सवाल रखे जाएंगे। ये जो सत्र था, ये सत्र सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के था कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उत्तराखंड आना था, क्योंकि राज्य स्थापना के 25 वर्ष हो गए जी। देखिए मनोज, मैं यहाँ पे जो बातें कहने से पहले मैंने उत्तराखंड की इस यात्रा को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है। बेशक, उसका कारण यह है कि जब उत्तराखंड, हम किशोर थे, किशोर अवस्था में थे, तो उत्तराखंड का आंदोलन उस समय शुरू हुआ था। हमने 93-94 का उत्तराखंड आंदोलन देखा है, ठीक है ना। हमने अपने गांव के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को
रामपुर तिराहा कांड से उनकी लाशों के इंतजार में हमने बैठे हुए देखा है, रोते बिलखते माताओं बहनों को भी देखा है जी। ठीक है। हमने 15 अगस्त 1996 का HD देवेगौड़ा का दिल्ली लाल किले से किया गया भाषण भी हमने सुना है, जिसमें उन्होंने पृथक उत्तराखंड राज्य के लिए घोषणा की थी जी। ठीक है। हमने रामप्रकाश गुप्त की सरकार को जाते हुए देखा उत्तर प्रदेश में, राजनाथ सिंह जी को केंद्रीय कैबिनेट से फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए देखा। उसके बाद उसके 2 महीने के बाद उत्तराखंड का बिल पास हुआ, उत्तराखंड पृथक राज्य का निर्माण हुआ। और पृथक राज्य निर्माण के बाद 9 नवंबर वर्ष 2000 के बाद से और आज 5 नवंबर वर्ष 2025 तक की जो उत्तराखंड की यात्रा है, इसमें इसको हम अगर देखें तो 2 चीजें स्पष्ट हैं। पहली बात यह है कि यह यात्रा न सिर्फ भाजपा की है, न सिर्फ कांग्रेस की है, न सिर्फ यूकेडी की है, यह यात्रा प्रत्येक उत्तराखंडी की है। और जिन्होंने वर्ष 2000 से पहले का इस पहाड़ी प्रदेश के परिदृश्य को देखा हो, समझा हो, महसूस किया हो, तो तब में और आज की स्थितियों में अगर हम देखेंगे तो एक जमीन आसमान का अंतर आया है जी। वर्ष 2000 में मात्र 5000 किलोमीटर सड़कें थी, जिसमें आपका स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, PMJSY की सड़कें हैं जी। आज हमारे पास 30,000 किलोमीटर से ज्यादा का सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये पूरे राज्य की है, ये इसमें कांग्रेस भी शामिल है, इसमें भाजपा भी शामिल है, इसमें यूकेडी भी शामिल है। जहां 2000 से पहले पहाड़ों में अस्पताल नहीं थे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे, आज उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज भी हैं, अस्पतालों के बड़े ढांचे भी खड़े हो गए हैं, मशीनें भी पहुंच गई हैं ठीक, ये भी हुआ है। जहां स्कूल कॉलेज नहीं थे, आज वहां एक बड़ी संख्या में हायर एजुकेशन में दुगने से ज्यादा कॉलेज हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा में, उच्च शिक्षा में एक बड़ी छलांग उत्तराखंड ने लगाई है। और सरकारी नौकरियों में भी, जहां उत्तर प्रदेश में 15 से 20 हजार लोग सरकारी नौकरी में थे इस पहाड़ी प्रदेश से, वहां आज लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग सरकार की नौकरी में हैं जो प्रदेश में है। एक स्थिति यह है 25 साल के बाद की उत्तराखंड की जी। क्योंकि हमें इसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि यह हमने देखा है। मैं चूंकि इस प्रदेश के सीमांत जनपद चमोली से रहने वाला हूं, तो मैंने चमोली से देहरादून की यात्रा भी की है उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी, और आज भी की है। कितना फर्क आया है वो दिखता है जी। बिजली की स्थिति तब क्या होती थी और आज क्या होती है वो भी पृथक रूप से है ठीक है। अब जो दूसरा पहलू है उस पर भी जरूर चर्चा की जाए, क्योंकि वो भी उतना ही प्रासंगिक है। दूसरा पहलू यह है कि इन 25 सालों में जहां उत्तराखंड की इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी वृद्धि हुई जी, लेकिन जो कार्य संस्कृति है और जो व्यवस्थाएं हैं वो उतनी ही हमारी गौण होती गई, धीरे 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 वो खत्म होती गई। आज हमारे पास बेहतरीन सड़कें हैं, लेकिन सड़कों में ट्रैफिक व्यवस्था उतनी ही धूल दूषित है जी। ट्रैफिक जाम हर जगह पर है। आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज हैं, आज हमारे पास बड़े बड़े अस्पताल हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर नहीं है। ग्रामीणों को देहरादून, चौखुटिया से देहरादून पदयात्रा करके आना पड़ रहा है कि भाई हमारे यहां डॉक्टर भेज दो। एक सैनिक के शिशु को इलाज के अभाव में उसकी पत्नी दर दर भटकती रही, उसकी मां दर दर भटकती रही और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह उत्तराखंड की स्थिति है। हमारे पास अच्छे भवन मिल गए जी, लेकिन आज स्कूलों में टीचर नहीं है ठीक है। ऐसा नहीं है कि नौकरियां बड़ी हैं, तो फिर लोग कहां हैं? वो बिल्कुल ठीक बात कही। अभी मैं यूकेडी की महामंत्री का भाषण में उनका वक्तव्य सुन रहा था। वो बसपा के विधायक ने बहुत सही बात कही कि विधायक बनते ही सबसे पहले विधायकों का पलायन हुआ। आपके देहरादून में और हल्द्वानी में मकान बन गए, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। 2007 में जब चुनाव हुए, 7-8 में जब चुनाव हुए और जनरल खनूड़ी सीएम बने, और मैं विधानसभा का प्रथम सत्र था, तो मैं कवर करने के लिए जब पहुंचा विधानसभा के भीतर, तो विधानसभा के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं अक्सर विधायकों की। उनके एक प्रोटोकॉल में तय है कि यहाँ पे विधायकों की और मंत्रियों की गाड़ियां पार्क होंगी ठीक। तो उस समय महिंद्रा की एक गाड़ी थी बोलेरो, उसका बड़ा क्रेज हुआ करता था।
तो पहले सत्र में ही वहां पर हमें कम से कम 20 से 25 नई बुलेरो जिसमें नंबर नहीं था वो सारी खड़ी दिखाई दी। पता किया तो पता चला कि ये सारे नए विधायकों की है। अब तो गाड़ियों विधायक बनते ही जब वो सबसे पहले सदन में पहुंचे और उन्होंने शपथ ली विधायक की, तो उन्होंने गाड़ियां खरीदी, उसके बाद उन्होंने मकान खरीदे और जैसे जैसे चुनाव जीतते गए वो मकान और मजबूत होते गए, अब महल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल उत्तराखंड में ऊर्जा की स्थिति बड़ी है, लेकिन औद्योगिकरण की स्थितियां उतनी ही खराब हैं। हमारे पास इंडस्ट्री को लेकर के हमारी इंडस्ट्री उस स्तर पर नहीं पहुंच सकी जहां वो लोगों को रोजगार देने में और प्रदेश की जीडीपी को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। हमारा औद्योगिकरण सिर्फ 3 जिलों तक सीमित रहा, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। ये पहाड़ तक नहीं पहुंच पाया, उस पहाड़ तक जिसकी मांग 1994 में उत्तराखंड आंदोलन में थी। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो पृथक रूप से हैं, जिन्हें हमें पृथक रूप से देखना चाहिए। बिल्कुल कुलदीप राणा जी, आपकी बात आगे हम एक बार फिर से सतवीर चौहान का रुख करेंगे। सतवीर चौहान जी, कुलदीप राणा जी ने 2 महत्वपूर्ण पहलू कहे हैं, और अगर पहली जो उत्तराखंड राज्य निर्माण का मकसद था वो उनकी पहली बात में शामिल है कि बेहतर सड़कें हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, लोगों को रोजगार हो, लोग पलायन ना करें, पहाड़ पर तमाम समस्याएं, वो समस्याओं से मुक्ति मिल सके। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही वो उत्तराखंड में आज भी बनी हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि 25 वर्ष की यात्रा ठीक है, हमने प्रगति बहुत की है, लेकिन अभी जो है हम इन उपलब्धियों पर किस स्तर पर जश्न मनाएं ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सतवीर जी, प्रवक्ता ने एक प्रश्न उठाया और बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया उन्होंने कहा कि पहाड़ों से पलायन हो गया। मेरा जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, खासकर उत्तराखंड से जिनका नाता है जी, मैं पूछना चाहता हूं यूकेडी के प्रवक्ता के माध्यम से, तो पहाड़ों में पलायन की आप बात कर रहे हैं, आंशिक रूप से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर मैं इसके साथ साथ एक बात उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये वोटर पहाड़ों में कैसे बढ़ गया है? हर विधानसभा में वोटर कैसे बढ़ गया है? आज चकराता विधानसभा में 1,10,000 वोटर है, वो कैसे हो गया? और जितने भी विधानसभाएं पहाड़ों में है उनमें कैसे? बहुत बड़ा सवाल है कि ये वोटर कौन पड़ा है, ये सवाल आपके लिए है। ठीक है, आ रहे मीनाक्षी जी, आ रहे मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आ रहे मीनाक्षी जी आ रहे मीनाक्षी जी आ रहे मीनाक्षी जी आ रहे एक मिनट मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आ रहे ऐसे ही हमारे राहुल गांधी जी नहीं मीनाक्षी जी आ रहे हैं। मंजू जी आपके पास भी आएंगे। नहीं होता मीनाक्षी जी, प्रश्न के बाद जल्दी से सतवीर जी, समय नहीं है, जल्दी से आपने आप अपनी बात रखें, हालांकि सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं जी। आप पलायन की बात करते हैं आंशिक रूप से, और हमारी सरकार में सबसे कम पलायन हुआ है। हमारी इस सरकार में आपको बता दूं कि आप कह रहे कि उत्तराखंड बनने के बाद क्या उत्तराखंड में क्या हासिल किया है, क्या बुनियादी बदलाव उत्तराखंड में आया है, क्या जनमानस के जीवन में परिवर्तन आया है, किस प्रकार की हलचल उत्तराखंड के अंदर रही है। 2002 का उत्तराखंड उठा के देख लीजिए, और पिछले 10 वर्षों में जो भारतीय जनता 8-8.5 वर्ष की हमारी सरकार हुई है। ठीक है सतवीर जी, आपकी बात आ गई। सतवीर जी आपकी बात आ गई। हालांकि हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है, हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मंजू त्रिपाठी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। मंजू त्रिपाठी जी, हम आपके पास आ रहे हैं। मंजू त्रिपाठी जी, सरकार चाहे आपकी रही हो या बीजेपी की रही हो, आज भी उत्तराखंड को 25 सालों के बाद स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है, विधानसभा का सत्र स्थायी रूप से नहीं हो पा रहा है। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब दोनों पार्टियों को जरूर देना चाहिए। और उत्तराखंड में तमाम ऐसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि दोनों राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हैं, लेकिन इन्हीं दोनों पार्टियों की सरकार रही है। ऐसे में अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बजाय जिम्मेदारी, जैसा कि कांग्रेस के नेता ने कहा कि आत्ममंथन का समय है, आत्म प्रशंसा का नहीं, और इस पर आत्ममंथन भी करना चाहिए। और आगे का जैसा रोड मैप है, साल दर साल कैसे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मंजू जी, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी प्रवक्ता ने कि हमारे उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। जैसे इनके हाथों में 15 साल से कमान आई, वो उपलब्धि यह है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है,
विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, विद्यालयों में ताला लग गया है, प्रशासनिक शासन प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त है, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर है और बेरोजगारी मंजू जी, इन 25 सालों में, मंजू जी 25 सालों में 10 साल आपके भी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदया ने भी कहा है कि जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य, विधायकों को अपना कर्तव्य, जनप्रतिनिधियों को अपना कर्तव्य भी याद रखना चाहिए। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप से काम नहीं चलता है मंजू जी। विपक्ष जी, सरकार आएगी तो इन सारी जो समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है, ठीक है। सजान साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। हसन सजान साहब। हाँ जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, मेरा कल एक सुझाव है जी कि अभी तक 25 सालों में मैंने देखा कि लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जिम्मेदार होता है, लेकिन उत्तराखंड में पक्ष और विपक्ष दोनों मित्रवत रहे हैं। एक ये। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री को एक और सुझाव देना चाहता हूं जी। अगर भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस मानते हैं वो, तो 25 सालों में जितने भी विधायक और जितने भी नेता हुए हैं, एक आयोग बनाए, उनके एसेट में कितने % बढ़ोतरी हुई। जी, भ्रष्टाचार की बात मनोज जी ये कर रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ठीक है झोपड़ी में रहा करते थे। सतबीर जी, मैं कह रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप करने बैठेंगे तो तमाम फिर सवाल और तमाम जवाब हो जाएंगे। सतबीर जी, ये समय जब आप आत्ममंथन करने बैठे हैं 25 सालों का, फिर आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से ही काम नहीं चलेगा। आप सुन लीजिए, अब सचान साहब को सुन लीजिए। मैं तो असलियत बता रहा हूँ मनोज जी, बच नहीं सकते। खंडूरी जी जो अच्छा, दूसरा ये तो उत्तराखंड के विरोधी रहे हैं जिन्होंने तो उत्तराखंड के नागरिकों पर गोलियां चलवाई है। मुजफ्फरनगर से किसने करवाया है? आप मुलायम सिंह ने तो करवाया। मुलायम सिंह ने नहीं इस पर अगर सतबीर सिंह जी जाएंगे, सतबीर सिंह जी, ठीक है, समय आगे इजाजत नहीं देता है, माफी चाहते हैं। सतबीर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, मंजू त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, और सचान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। मीनाक्षी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और कुलदीप राणा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदया ने बात कही कि विधायकों को अपने कर्तव्य भी याद रखना चाहिए, विपक्ष को सिर्फ आरोप लगाने की जिम्मेदारी नहीं है, सुझाव देने की भी जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष को ईमानदारी से जो काम हो रहे हैं उनको संपन्न कराना, और जो नहीं हुए हैं उन पर मंथन करना, विपक्ष का सहयोग लेना, विपक्ष की राय भी लेना महत्वपूर्ण है। इन 25 वर्षों की यात्रा में उत्तराखंड ने काफी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन कई अभी बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भी आना बाकी है, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास होना बाकी है। तब जाकर अब जो ये खुशहाल उत्तराखंड की हम कल्पना कर सकते हैं, जो जिस उद्देश्य से ये उत्तराखंड राज्य बना था। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।